नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। यदि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के छात्र हैं तो ये वाला टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखिए। यूट्यूब चैनल में हमारे साथ है तो भी ये वाला टेलीग्राम ज्वाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट पिक्स, सारा रिवीजन सब कुछ यहाँ पे बताया जाता है। टेस्ट को ध्यान से अटेम्प्ट करिए और बताइए कितना स्कोर आपने किया है, कितने सही किए हैं टोटल क्वेश्चन में से। सभी लोग अपना अपना स्कोर जरूर कमेंट करिए। देखिए ये हमारा एससीएस डेली क्विज चैनल है, इसमें डेली क्विज होती है, बिल्कुल फ्री में, इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ये हमारा इंस्टाग्राम का पेज है, इसको जरूर फॉलो कर लीजिएगा। स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज करके अगर आप इंस्टाग्राम में सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दी हुई। इसमें आप स्टोरी सेक्शन जरूर देखते रहा करिए, प्लस इसमें हाईलाइट्स आते रहते हैं और प्लस पोस्ट आती रहती है, इनको जरूर फॉलो करते रहिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। डे नंबर 29 सॉल्व करेंगे स्लॉट नंबर 2 के अंदर इलाहाबाद हाई कोर्ट की जो हम क्विजेस सॉल्व कर रहे हैं लगातार। और चैनल अभी किसी आपके फ्रेंड्स ने या आपने नहीं ज्वाइन किया है जो ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ इसको ज्वाइन करें, क्विज को अटेम्प्ट करें। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपने क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। अब देखिए यहाँ पे आपको एक सेंटेंस में एरर फाइंड करना है। अगर एरर नहीं है तो नो एरर चूज़ करेंगे। तो देखिए सेंटेंस हमारा ये स्टार्ट है यहाँ से। तो क्या है कि द लेडी वॉज नॉक्ड डाउन बाई अ स्पीडिंग कार अपॉन क्रॉसिंग द रोड। ठीक है, तो देखिए बाकी तो सेंटेंस ठीक है। अब यहाँ पे जो हमने क्या हुआ सेंटेंस में यूज़ हो रहा है अपॉन। ठीक है, तो अपॉन की जगह हम यूज़ करेंगे वाइल। ठीक, कि जब वो रोड क्रॉस कर रही थी लेडी तो उसको स्पीडिंग कार ने नॉक डाउन कर दिया। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा जो सी है, पार्ट सी, दिस इज इनकरेक्ट। अगला क्वेश्चन है कि देखिए यहाँ से स्टार्ट है। ग्रैंडफादर लेड अ पीसफुल लाइफ आफ्टर हिज रिटायरमेंट फ्रॉम द आर्मी। ठीक है, तो इस सेंटेंस में कोई एरर नहीं है, सब कुछ बिल्कुल ठीक है। तो ऑप्शन डी जो है हम उसको चूज़ करेंगे, नो एरर। अगला क्वेश्चन है, ब्लैंक स्पेस में आपको फिल करना है। तो देखिए सेंटेंस हमारा है कि सिंस माई फादर वॉज एन ब्लैंक स्पेस फ्रॉम इंडिया ही ब्रॉट हिज इंडियन कल्चर एंड ट्रेडिशंस टू द यूनाइटेड स्टेट्स विद हिम। ठीक, तो अब जैसे यहाँ पे देखिए कंफ्यूज होंगे लोग एमिग्रेंट और इमिग्रेंट में। ठीक, तो चूंकि वो यूएसए में जाके बस गए हैं तो वहाँ पे हम इमिग्रेंट यूज़ करेंगे, ऑप्शन बी। ठीक है, दिस विल बी करेक्ट। तो इमिग्रेंट का मतलब एग्जैक्टली जैसे एक वन वर्ड सब्सटीट्यूशन में आपको हम बताएं तो जैसे अ पर्सन हु कम्स टू लिव परमानेंटली इन फॉरेन कंट्री, है ना, तो उसको बोलते हैं इमिग्रेंट, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब यहाँ पे भी ब्लैंक स्पेस है कि एट नाइट द वाइंडिंग रोड्स कैन मेक ड्राइविंग अप द माउंटेन अ ब्लैंक स्पेस जर्नी। तो अब देखिए यहाँ पे जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं इसमें हम क्या फिल करेंगे। ठीक, तो जो ऑप्शन डी है ट्रेचरस, है ना, ये करेक्ट हो जाएगा इसके लिए, ऑप्शन डी जो है। तो इसका अर्थ अगर आप देखें तो इसमें क्या होगा कि रात में जो घुमावदार सड़कें हैं पहाड़ के ऊपर, है ना, तो वो ड्राइविंग को मतलब एक ऐसे समझ लीजिए कि आपके साथ छल हो जाएगा, है ना। ट्रेचरस का मतलब यहाँ पे वही आएगा कि आप देखेंगे कि हाँ ठीक है, बट वो इस तरीके के मोड़ हैं कि वो ऐसे आपको हार्म कर सकते हैं, आपको घात पहुँचा सकते हैं। तो ऑप्शन डी जो है वो चूज़ करेंगे हम। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे कि यहाँ पे देखिए वर्ड है हमारा स्टपर। तो इसका आपको बताना है सिनोनिम। तो स्टपर का जो जैसे मीनिंग होता है, तो मान लीजिए ऐसे मूर्छा आ जाना, है ना, नींद की स्थिति में होना, तो उसको बोलते हैं स्टपर। तो यहाँ पे जो स्लम्बर है ऑप्शन बी में, इसका मतलब भी लगभग वही होता है कि नींद की अवस्था में होना। तो ऑप्शन बी जो होगा ये सिनोनिम हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि है ना सबटल, तो इसका जो है आपको मीनिंग बताना है यहाँ पे भी। तो सही आंसर हमारा होगा अंडरस्टेटेड जो है ऑप्शन डी के अंदर। जो ये सबटल या फिर सटल भी इसको पढ़ते हैं, तो इसका जो अर्थ होता है वो ऐसे समझिए कि समथिंग विच इज़ वेरी प्रिसाइज, है ना, हैज़ टू बी वेरी डिफिकल्ट टू एनालाइज, है ना, और डिस्क्राइब। तो वही हो गया। तो उस हिसाब से अंडर स्टेटेड का मतलब भी होता है कि बहुत ही जैसे कि उसको कम एक्सप्लेन किया हुआ है ना, अंडर स्टेटेड। तो ऑप्शन डी जो है दिस इज करेक्ट। अगला प्रश्न है कि ऑपोजिट वर्ड बताना है आपको यहाँ पे सलिन का। तो अग्रीबल जो है ये इसका ऑपोजिट हो जाएगा। जैसे सलिन का मतलब होता है कि समथिंग विच इज़ वेरी ग्लूमी, है ना, काफ़ी उदास सा लगे आपको। तो अग्रीबल का मतलब वही होता है कि काफ़ी आपको सुखद सा जो चीज़ लगे। तो ये हो गया। अगला प्रश्न है कि समन का ऑपोजिट बताना है आपको। तो समन का ऑपोजिट हो जाएगा आपका डिसमिस, ऑप्शन ए। तो जैसे आपने देखा ही होगा पार्लियामेंट वगैरह में सेशन को समन किया जाता है ना, कोई मीटिंग वगैरह को, तो समन का मतलब बुलाना, डिसमिस का मतलब उसको बर्खास्त करना या समाप्त करना। अगला प्रश्न है कि यहाँ पे कोटेड पार्ट है एक सेंटेंस का, उसको इम्प्रूव करना है। तो देखिए क्या है हमारा, आई गेव अप ड्रिंक्स मेनी ईयर्स अगो। तो जैसा कि शराब छोड़ने की बात हो रही है ना, तो गेव अप जो ऑप्शन यहाँ पे माफ़ कीजिएगा, ऑप्शन सी जो है ड्रिंकिंग, ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आई गेव अप ड्रिंकिंग मेनी ईयर्स अगो मतलब कि मैंने शराब पीना बहुत वर्षों पहले छोड़ दिया। ठीक है, अगला प्रश्न है कि देखिए यहाँ पे सेंटेंस हमारा है कि राहुल वेंट आउट विदाउट सेइंग गुड बाय। ठीक, तो इसको इम्प्रूव हम कैसे कर सकते हैं। तो चूंकि ये सेंटेंस ही ठीक है तो इसको इम्प्रूव नहीं करना है। तो ऑप्शन डी जो होगा दिस इज करेक्ट।
अगला ईडियम आपको एक है, इसका आपको मीनिंग बताना है। तो हमारा ईडियम क्या है कि एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट, ठीक। तो इसका जो एग्जैक्ट मीनिंग हो जाएगा दिए हुए ऑप्शंस में से कि विदाउट एनी हेजिटेशन, है ना, इंस्टेंटली। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, मतलब समथिंग विच इज़ वेरी क्लोज टू यू, है ना, और विदाउट एनी हेजिटेशन। तो ऑप्शन ए जो है दिस इज़ करेक्ट। अगला प्रश्न है कि बीट अ डेड हॉर्स, इसका आपको ईडियम का मीनिंग बताना है, ठीक है। तो जो ऑप्शन सी के अंदर दे रखा है, टू यूजलेसली ड्वेल ऑन अ सब्जेक्ट फार बियॉन्ड इट्स पॉइंट ऑफ रेजोल्यूशन। तो ऐसा समझिए कि टू बीट बीट अ डेड हॉर्स, जैसे घोड़ा, हिंदी में समझिए घोड़ा मरा हुआ है, तो उसके अराउंड तुम ऐसे कुछ बातें कर रहे हो यूजलेसली, है ना, कोई चीज़ सर्च करने की फिराक में हो, तो उसका कोई अर्थ नहीं है। अगला प्रश्न है कि यहाँ पे देखिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। तो क्या है कि अ पर्सन और थिंग दैट इज़ लाइकली टू कॉज हार्म, ठीक है। तो ऐसी भी कोई, मतलब कोई व्यक्ति या फिर कोई ऐसी चीज़ जो आपको नुकसान पहुँचाए, उसको क्या बोलेंगे। तो दिए हुए ऑप्शंस में से जो मिनेस है, ऑप्शन ए, ये हम चूज़ करेंगे, दिस इज़ करेक्ट। अगला प्रश्न है कि यहाँ पे भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। तो क्या है, हैविंग और इन्वॉल्विंग एन एक्सट्रीम और इररेशनल फियर ऑफ और अवर्जन टू समथिंग, ठीक है। तो किसी चीज़ के प्रति ऐसे इररेशनल आपको डर की बात हो रही है, अवर्जन की बात हो रही है, तो उसको बोलते हैं फोबिक, है ना, फोबिया। जैसे किसी चीज़ से आप भयमुक्त हो, भय युक्त हो, है ना, वो हो जाएगा। तो जैसे मान लीजिए किसी को पानी से डर लगता है तो हाइड्रोफोबिया वर्ड यूज़ करते हैं ना उसको, तो वही है ये ऑप्शन सी जो है दिस इज़ करेक्ट। अब यहाँ पे करेक्टली वर्ड आपको चूज़ करना है, तो एक ही शब्द कई तरह से लिखा है, ठीक। तो हमारा देखिए इसमें से कौन सा सही है। तो ऑप्शन ए जो है ना, बेरीविंग, ये सही हो जाएगा। तो इसका बेरीविंग का अर्थ होता है कि मतलब ऐसे शोक मनाना, है ना, शोक मनाने वाला। जैसे किसी लव्ड वंस की मान लीजिए उसने डिमाइस हो गया, तो उस जगह पे ये वर्ड यूज़ करते हैं, बेरीविंग। अगला प्रश्न है कि करेक्टली स्पेल्ड वर्ड आपको बताना है। तो डिलीजेंस जो है वो कैसे लिखेंगे, यहाँ पे वो चूज़ करना है आपको। तो ऑप्शन बी जो है दिस इज़ करेक्ट, ठीक है। डिलीजेंस मतलब कि किसी चीज़ के लिए परसिस्टेंट एफर्ट आपका हो, लगन हो किसी चीज़ को करने के लिए, वो इसका अर्थ होता है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि देखिए यहाँ पे इस सीरीज़ में क्वेश्चन मार्क की प्लेस पे क्या आएगा। तो जैसे रुपीज़, अरीना, पर्स, स्पेयर, सेपरेट लिखा हुआ है ना, तो अब देखिए हमारा अगला वर्ड जो है वो क्या आएगा। तो चूंकि यहाँ पे जो हमारा पोजीशन फॉलो हो रही है, कौन सी फॉलो हो रही है पहले हम वो देखेंगे। तो आर की पोजीशन यहाँ पे फॉलो हो रही है, ठीक है। तो देखिए पहले में फर्स्ट पोजीशन है, दूसरे में सेकंड, तो फिर यहाँ थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, तो सिक्स्थ पोजीशन पे आर कहाँ है, हमें ये ढूंढना है। तो हमारा जो ये पोशर वर्ड लिखा हुआ है इस पर देखिए ये सिक्स्थ पोजीशन पे है, तो ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए इस सीरीज़ में क्वेश्चन मार्क की प्लेस पे क्या आएगा। तो जैसे UTROK लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो अब देखिए हो क्या रहा है कि जैसे यू की पोजीशन होती है कितनी, 21, टी की क्या है 20, फिर आर की क्या है 18 होती है ना, फिर है ओ की होती है 15, के की क्या है 11, और फिर ऐसे अगला हमें यहाँ पे लिखना है। तो देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे, -1 ये हो रहा है, फिर -2 हो रहा है, -3, -4, तो -5, ठीक। तो यहाँ क्या आ जाएगा F, ठीक है, सिक्स्थ पोजीशन। तो ये कहाँ दिया हुआ है F, ऑप्शन डी के अंदर, है ना, ये है आपका क्वेश्चन मार्क। अगला प्रश्न है, देखिए यहाँ पे फिर एक क्वेश्चन मार्क है, ठीक है, ये बीच में। तो देखिए इसमें क्या फॉलो हो रहा है ढूंढते हैं। तो देखिए -7.25 फर्स्ट जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, तो अगली संख्या है -5.75, ठीक है। तो इसमें फॉलो क्या हो रहा है कि इसमें एडिशन हो रहा है 1.50 का, ठीक। अब यहाँ पे देखिए 5.75 में हुआ तो 4.25 आ गया, फिर इसमें हुआ तो 2.75, तो जब 2.75 में हम 1.50 ऐड करेंगे तो हमारी संख्या आएगी माइनस में 1.25, ठीक है। तो ये कहाँ दिया हुआ है, ऑप्शन बी के अंदर। तो दिस विल बी करेक्ट। अब देखिए यहाँ पे और चूज़ करना है, तो बल्ला मतलब बैट, अंपायर, स्टम्प्स और बेल्स, ठीक है। तो 3 चीज़ें तो खेलने की हैं, बाकी एक अंपायर है जो ऑड है ना। बैट, स्टंप और गिल्ली आपस में रिलेटेबल हैं, बट अंपायर इज ऑड। अब देखिए अगला प्रश्न है कि 518 से वह कौन सी न्यूनतम संख्या घटाई जानी चाहिए ताकि वह राशि 13 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। तो पहला ऑप्शन को अगर हम चलिए मान लीजिए ऐसे घटा लेते हैं, 518 में से 11 घटाएंगे, ठीक है, तो आगे कितना 507, ठीक है। अब क्या करिए 507 को 13 से एक बार डिवाइड करके देख लीजिए, ठीक। तो ये पहले कितनी बार गया, 3 बार में है ना, 39 आएगा, फिर 11 बच जाएगा, 7 ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 बार में 117 जो है वो कट गया, तो 39 बार में पूरी संख्या कट जा रही है, ठीक। तो 11 हमारी ऐसी संख्या है कि अगर हम उसको 5
18 में से घटाते हैं तो वो संख्या 13 से पूरी तरह विभाजित हो रही है। तो ये 3 ऑप्शन को देखने की ज़रूरत नहीं है, पहला हमारा सही है। तो ऑप्शन ए जो होगा ये करेक्ट हो गया। अगला प्रश्न देखेंगे कि द एवरेज मार्क्स ऑफ 40 स्टूडेंट्स इन एन एग्जामिनेशन वॉज 34। तो ये नीचे हिंदी में आपको समझा देते हैं, देखिए यहाँ पे लिखा है। तो एक परीक्षा में 40 छात्रों के औसत अंक थे 34, है ना, लिखा हुआ है। बाद में यह पाया गया कि एक छात्र के अंक जो हैं वो गलत लिखे गए, 26 को 62 लिख दिया गया। तो सही औसत हमें निकालना है। तो इसका देखिए हम क्या करेंगे कि बच्चे हमारे पास कितने हैं 40, ठीक, और उनके औसत अंक थे 34। अब क्या हुआ कि थोड़े गलत दर्ज हो गए, तो 62 की जगह 26 लिख दिया, है ना, और यहाँ पे 40 से अब करेंगे डिवाइड। इसको सॉल्व कर लीजिए। तो ये क्या हो गया 40 इंटू 34, ये आ गया आपका 1200 और 1360, ठीक है। फिर यहाँ पे आ गया आपका ये 36 अपॉन में 40, ये पूरे में है, ठीक है। अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये आ गया कितना माइनस होके 1324 अपॉन 40। इसको सॉल्व करेंगे तो ये कट जाएगा आपको कितना 33.1 टाइम्स। तो ये कहाँ दिया हुआ है ऑप्शन ए के अंदर। तो ये हमारा जो है करेक्ट न्यू एवरेज जो है वो निकल के आ गया। अगला प्रश्न है कि डक डक गो क्या है। तो डक डक गो जिस प्रकार से आपके गूगल वगैरह हैं, तो वैसे डक डक गो भी एक सर्च इंजन है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि सिग्नल की शक्ति को खोए बिना नेटवर्क की लंबाई बढ़ाने के लिए, है ना, जैसे कोई इंटरनेट कनेक्शन है मान लीजिए, उसकी लंबाई को बढ़ाना है, तो हम इसमें से किस ये उपकरण का यूज़ करेंगे। तो रिपीटर जो डिवाइस होता है उसको यूज़ करेंगे, तो विदाउट लॉस ऑफ सिग्नल हमारा जो इंटरनेट मतलब लेंथ है नेटवर्क का वो बढ़ जाएगा। ऑप्शन ए जो है दिस इज़ करेक्ट। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि ब्लैंक स्पेस है, उसको फिल करना है। तो क्या है कि समथिंग इज़ अ वे टू क्विकली एक्सेस अ फेवरेट वेबसाइट बाय सेविंग इट इन योर ब्राउज़र। तो जैसे आप ब्राउज़र यूज़ करते हैं ना, तो कोई जैसे पेज आपको अच्छा लग रहा है तो उसको आप बुक मार्क कर लेते हैं, ठीक। तो उसके बाद जब नेक्स्ट टाइम आप से बुक मार्क पर क्लिक करेंगे तो वो वेबसाइट खुल जाएगी। तो ऑप्शन हमारा जो बी है दिस इज़ करेक्ट। अगला प्रश्न है कि तत्सम शब्द का चयन करना है। तो देखिए मौत, वित्त, गांठ और जीभ। तो जो वित्त है ये हमारा तत्सम शब्द है। अब देखिए यहाँ पे शुद्ध वाक्य का चयन करना है। तो एक सेंटेंस है हमारा, उसको अलग अलग तरीके से लिखा गया है। तो पहला देखिए क्या है कि वहाँ पर इनका महाबौद्ध सभा के सदस्यों ने स्वागत हुआ। तो ये तो सुनने में जब आपको अजीब लग रहा है तो वैसे तो गलत तो है ही है ये। अगला प्रश्न बी में लिखा है कि वहाँ पर इनका महाबौद्ध सभा के सदस्यों से स्वागत हुआ, ये भी गलत है। फिर है वहाँ पर इनका महाबौद्ध सभा के सदस्यों ने स्वागत किया गया। किया तक तो ठीक है, गया क्यों लगा हुआ है, ये गलत हो रहा है। फिर डी ऑप्शन है कि यहाँ पर इनका महाबौद्ध सभा के सदस्यों द्वारा स्वागत हुआ। तो ऑप्शन डी जो है दिस इज करेक्ट। अगला प्रश्न है कि पर्यायवाची आपको बताना है। तो देखिए एक सेंटेंस लिखा है, उसके अंदर एक पार्ट है कोटेड, उसका आपको पर्याय बताना है। तो मोर शब्द का, जंगल में मोर नाचा किसने देखा। तो मोर का पर्याय दिए हुए में से होता है केकी। ऑप्शन सी जो है दिस इज करेक्ट। अगला प्रश्न है कि आदमी स्वयं समस्या पैदा करता है, फिर वही उसका क्या ढूंढता है, क्या भी ढूंढता है ना। तो समस्या का एक तरीके से कह लीजिए इस सेंटेंस में विलोम भरना है आपको, है ना। तो ऑप्शन बी जो होगा समाधान, ये हो जाएगा सही। अगला प्रश्न है कि जिसके मस्तक पर चंद्रमा हो तो उसको बोलते हैं चंद्रशेखर, ठीक है, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है कि शताब्दी शब्द जो है किस प्रकार का संख्यावाचक विशेषण है, ठीक है। तो ये क्या है, विशेषण मतलब एडजेक्टिव, और संख्यावाचक है, ठीक है। तो अब उसके भी कुछ प्रकार हैं, तो उसमें कौन सा है, ठीक है। तो अब शताब्दी शब्द जो है क्या है, तो ये मतलब सेट है किसका, ईयर्स का, है ना, वर्षों का ये क्या है, समुच्चय है। तो समुच्चयवाचक विशेषण जो है ऑप्शन सी के अंदर ये करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि एक शब्द दिया हुआ है निराकरण, तो उसका आप क्या बताना है, पर्यायवाची, ठीक। तो निराकरण का पर्यायवाची होगा समाधान, है ना, किसी चीज़ का समाधान करना, उसका निराकरण करना। अगला प्रश्न है कि भारत माता नामक प्रसिद्ध पेंटिंग के चित्रकार कौन थे। तो एक काफ़ी प्रसिद्ध प्रतिमा मतलब पेंटिंग थी। तो अवनींद्रनाथ टैगोर जो थे, इन्होंने इस चित्र को बनाया था। अगला प्रश्न है कि टाइफाइड बुखार जो है वो किसके कारण होता है। तो जैसे बीमारियां और किसके कारण वो होते हैं, उसके जो भी कीटाणु या पैरासाइट्स हैं, इसको आप पढ़ लिया करें, एग्जाम में ज़रूर पूछते हैं इसको। तो टाइफाइड फिलहाल जो है वो जीवाणु मतलब बैक्टीरिया के द्वारा होता है। किसके शासनकाल के दौरान अजंता की गुफाएं निर्मित की गई, ठीक। तो आपका महाराष्ट्र स्टेट में जो अजंता की गुफाएं हैं
तो ये किसके शासनकाल में कह लीजिए निर्मित हुई, तो जो गुप्ता पीरियड था उस दौरान इनका निर्माण किया गया, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है, तो ऐसे 4 ऑप्शन दिए हैं, तो इनमें आपको बताना है कि इनमें सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी कहाँ मिलेगी। तो जो साइलेंट वैली है ना, यहाँ पे मिलेगी आपको, ऑप्शन ए के अंदर। आप हमें बताइए साइलेंट वैली किस रेंजेस का पार्ट है, ठीक है, भारत के अंदर। अगला है कि हु वॉज द समाहर्ता, ठीक। तो अपने प्राचीन इतिहास में समाहर्ता नाम का एक पद हुआ करता था, तो उसका कार्य होता था जो कलेक्टर है ना, महासंग्रहकर्ता, उसको बोलते थे। आज भी बिहार स्टेट में ऐसे कुछ जगहों पे ऐसे कार्यालय में समाहर्ता शब्द का प्रयोग किया जाता है, जो कलेक्टर होता है उसके लिए। अगला प्रश्न है कि हु वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड ड्यूरिंग द फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, ठीक। तो 1930 में कुल मिला के ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था। तो दिए हुए ऑप्शंस में से सही उत्तर आपका कौन सा है, ऑप्शन बी, रैमजे मैकडोनाल्ड, ऑप्शन बी। अब देखिए, निम्नलिखित ऊर्जा स्रोतों में से कौन सा पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए सर्वोत्तम है, ठीक। तो जो कुल मिला के रिन्यूएबल सोर्स होगा वही सबसे ज़्यादा उत्तम होगा, तो सौर सेल्स जो है ना, ऑप्शन डी, ये जो है पर्यावरण के लिए स्वच्छ रखने के लिए सबसे उत्तम है। पेट्रोल से भाई धुआं ही होगा, वन उत्पाद से भी वही होगा, न्यूक्लियर फिजन से काफ़ी तमाम तरह की चीज़ें हो जाती हैं जो मानव जीवन के लिए नुकसानदायक है तथा पर्यावरण के लिए भी। तो सौर सेल का उपयोग सर्व उत्तम है, ठीक। आप देखिए, सिंधु घाटी की सभ्यता को इनमें से किसमें विशिष्टता हासिल थी। तो सबको पता ही है कि नगर टाउन प्लानिंग जो थी, नगर योजना है ना, मॉडर्न जितने भी शहरों के अवशेष मिले हैं सिंधु घाटी सभ्यता से ही प्राप्त होते हैं, तो नगर योजना जो है, दिस इज करेक्ट आंसर। चलिए, पत्तियों मतलब कि जो पत्ते होते हैं पेड़ और पौधों के, तो उनके जो हरे वर्णक में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व जो है वो विद्यमान होता है, ठीक। तो पत्तियों के जो हरे वर्णक हैं आपका, जो ग्रीन पिगमेंट्स ऑफ लीव्स, तो मैग्नीशियम उनमें होता है, ऑप्शन ए जो है, दिस इज करेक्ट। चलिए, नोबेल पुरस्कार कौन सा देश जो है वो देता है। तो प्रतिवर्ष है ना आपको नोबेल प्राइजेस ऐसे अनाउंस किए जाते हैं, तो ये आपका जो स्वीडन है ना, स्वीडन के द्वारा ये सब अवार्ड दिए जाते हैं। तो वहाँ पे आपको नोबेल प्राइज़ है ना, जो विजेता है उसके साथ वहाँ की जो करेंसी है उसको बोलते हैं क्रोनॉर, है ना, उसमें कुछ ऐसे राशि दी जाती है तथा सर्टिफिकेट्स वगैरह। तो स्वीडन जो है ये इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि द ग्रीन हाउस इफेक्ट इज मेनली ड्यू टू द इंक्रीज इन द एटमॉस्फेयर। तो ग्रीन वायुमंडल में मुख्यतः किसकी वृद्धि के कारण ग्रीन हाउस जो प्रभाव होता है वो होता है, ठीक। तो सबसे ज़्यादा जो प्रभावी इसमें है कार्बन डाइऑक्साइड, आपका ऑप्शन डी, ग्रीन हाउस गैसेस के इफेक्ट के लिए। अगला प्रश्न है कि भारत के लिए पहली बार समुद्री मार्ग की खोज जो है इनमें से किसने की थी। तो जो सबसे पहले पुर्तगीज़ आए थे है ना, वास्को डी गामा वगैरह, उन्होंने ही इस मार्ग की खोज की थी, ठीक। और आपको ये क्रोनोलॉजी भी पता होनी चाहिए कि सबसे पहले कौन आया, पुर्तगाल आया, फ्रांस आया, ब्रिटिश आया या फिर डच आया, है ना। तो ये सब देख लीजिएगा एक बार। अगला है कि जल सतह पर तेल की पतली परत रंगीन क्यों दिखाई देती है। तो जैसे आपने ये एक्सपेरिमेंट कभी देखा भी होगा खुद, कि जैसे पानी मान लीजिए किसी पॉट में रखा है और उसमें तेल की एक बूंद गिर जाए, है ना, तो सतह जो है ऐसे फैल जाती है और वो कलरफुल दिखती है। तो उसमें जो लाइट का इंटरफेरेंस पैटर्न होता है ना, व्यतिकरण, उसके कारण ये घटना होती है, ऑप्शन बी। इंटरनेशनल ओजोन डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन, ठीक है, तो ये मनाते हैं हम 16 सितंबर को, ऑप्शन बी। ओजोन लेयर के संरक्षण के लिए इस दिन को ऑब्जर्व किया जाता है। फिर है कि विच सिख गुरु वॉज गिवन 500 बीघाज ऑफ लैंड बाई अकबर, ठीक है। तो अकबर के शासनकाल में अकबर ने जो उस टाइम सिख गुरुओं में से कौन से गुरु ऐसे थे जिनको 500 बीघा जमीन दी गई थी, तो ये गुरु रामदास को दी गई थी, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस एक राज्य की सरकार ने केंद्र राज्य संबंधों के अध्ययन के लिए राजमन्नार समिति की नियुक्ति की गई थी। तो सबसे पहला प्रश्न यही याद रखिए, कई बार एग्जाम में पूछते हैं कि केंद्र राज्य संबंधों के अध्ययन के लिए इनमें से कौन सी समिति जो है वो संबंधित। तो राजमन्नार समिति जो है ये केंद्र और राज्य संबंधों के अध्ययन के लिए संबंधित है, ठीक। पहला क्वेश्चन ये हो गया। अब दूसरा जो इसमें पूछ रहे हैं कि किस राज्य ने इसकी नियुक्ति की थी, तो आपका जो तमिलनाडु स्टेट है इन्होंने इसकी नियुक्ति की थी, तो ऑप्शन डी जो है, दिस इज करेक्ट। चलिए, 49 में है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैश क्रॉप, ठीक है। तो जैसे फसलें कई प्रकार की होती हैं, है ना, तो नकदी फसल उसमें से जो एक प्रकार की है कि मतलब कि जिसको उगाने से और उसका एक तरीके से कह लीजिए इतना सेल हो, है ना, एक्सपोर्ट हो, ताकि उसमें से पैसा अधिक मिल सके। तो रबड़ की जो क्रॉप होती है उसको कैश क्रॉप में कैटेगरी में रखा जाता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक बृहत वृत्त है ना, ग्रेट सर्कल।
तो अब जैसे पृथ्वी के बारे में बात हो रही है, चूँकि ये सब कुछ पृथ्वी के संदर्भ में है, तो जैसे अब पृथ्वी है आपका लक्षाप गोला एक, है ना, जियोइड शेप। तो अब जो इक्वेटर है हमारा सबसे ज़्यादा यही है ना, सबसे बड़ा गोला, तो भूमध्य रेखा, ऑप्शन ए, इसी को बोलते हैं ग्रेट सर्कल। तो यहाँ तक ये पूरे 50 क्वेश्चंस आज के सॉल्व हुए। अगले क्वेश्चंस ऐसे सॉल्व करते रहेंगे, बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद।